हेलो, मैं आकाश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 10 फिजिक्स लाइट चैप्टर से पार्ट 3। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों का इस चैप्टर का। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, एप्लीकेशंस ऑफ कॉनकेव मिरर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के बारे में जाना था। आज हम लोग ये जानेंगे कि कॉनकेव मिरर से जो बनने वाली इमेज होती है उसका नेचर कैसा होता है, और साथ ही साथ कॉनकेव मिरर के कुछ एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आइए देखते हैं कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है। फोकल लेंथ इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए, जो फोकल लेंथ होती है वो आधी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, और हम लोग इसे प्रूफ भी करेंगे। कभी कभी हम लोगों से एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी पूछा जाता है। तो देखिए, हमारे सामने एक इमेज बनी हुई है और यहां पर हमने कौन सा मिरर कंसीडर किया है, तो कॉनकेव मिरर हमने यहां पर कंसीडर किया है। और देखिए, हम जरा इस फिगर के बारे में पहले बात कर लें। यहां पर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और ये ए बी हमारे पास एक इंसिडेंट लाइट है जो इस कॉनकेव मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद देखिए इस सरफेस से, इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से होकर के पास हो रही है। और इस इमेज से ही हम लोग इस रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एक हमारे पास लॉ था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर हम लोग यहां पर देखें कि ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये रेड वाली जो लाइट है ये रिफ्लेक्टेड रे है, कि अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट बी पर एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, तो जो एंगल आई होगा वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होगा आई, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होगा उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल आर। ठीक है, तो यानी कि ये है हमारा एंगल आई और ये है एंगल आर, और हमको पता है कि एंगल आई इज इक्वल टू होता है एंगल आर के। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो हम लोगों को ये पता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और एक तीसरी लाइन इनको इंटरसेक्ट करती है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा ड्यू टू अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारे पास एंगल ए बी सी है वो बराबर होगा एंगल बी सी एफ के। यानी कि मैं अगर यहां पर लिखूं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू होगा एंगल बी सी एफ, ये एंगल हमारा अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग इक्वल होगा। ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आई, इसको भी मैं कहूंगा एंगल आई। ठीक है ना, तो इसको अगर मैं कह दूं इक्वेशन नंबर 1, यहां पर अगर मैं देखूं तो ये जो ट्रायंगल हमारे पास है बी सी एफ, इस ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है, यानी कि अगर मैं कहूं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और इसे दो एंगल्स इसके बराबर हों, तो ये दोनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल हो जाती हैं। इसके अकॉर्डिंग मैं यहां से कह सकता हूं सी एफ इज इक्वल टू एफ बी। ठीक है, इसको मैं कह दूं इक्वेशन नंबर 2, इसका यूज अभी आगे लगेगा। अच्छा, अब आगे क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट बी है, जिस पॉइंट से इंसिडेंट लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, इसको मैं बी के बहुत ही करीब मान लेता हूं, बहुत ही नजदीक मान लेता हूं। ऐसा हमारा मानना होगा कि ये जो अपर्चर है हमारा, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड एरिया है इस मिरर का, वो बहुत ही छोटा है, जिसकी वजह से पॉइंट बी नियर टू पॉइंट पी के होगा। और अगर ये पॉइंट बी पी के बहुत नजदीक होगा तो ये जो हमारा पॉइंट डी है ये लगभग लगभग पी पर ही कंसीडर किया जाएगा, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। इफ, तो यहां पर कहा मैंने इफ पॉइंट बी इज नियर टू पॉइंट पी, सो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये पॉइंट बी पॉइंट पी के एकदम करीब है तो मैं ये कह सकता हूं जो ये लाइट बी एफ इज इक्वल टू एफ पी, यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं बी एफ इज इक्वल टू एफ पी, और इसे मैं कह दूं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, जो हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है एफ और आर के बीच में, तो देखिए यहां से मैं ये कह सकता हूं कि सीपी क्या है, सी पी इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, सी एफ प्लस एफ पी। ठीक,
अब यहां से देखिए मैं सी एफ की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं, इक्वेशन नंबर 2 से सी एफ की वैल्यू एफ बी अगर मैं पुट कर दूं, यानी कि एफ बी प्लस एफ पी। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 से मैं क्या लिख सकता हूं, एस एफ बी को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ पी लिख सकता हूं, यानी कि ये हो जाएगा सी पी इज इक्वल टू एफ बी को मैं इक्वेशन 3 की हेल्प से क्या लिख सकता हूं, एफ पी, इसको मैं लिख सकता हूं एफ पी प्लस एफ पी। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गया, Cp इज इक्वल टू एफ पी प्लस एफ पी। अब जरा सा हम लोग यहां पर आते हैं फिगर पर, तो देखिए हमने पहले भी ये हमने देखा था कि जो पोल से फोकस की जो डिस्टेंस होती है, जो पोल से फोकस की डिस्टेंस होती है, इसे हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं और स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। वहीं पर जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की जो डिस्टेंस होती है, इसे हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पर देखिए जो Cp की वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो है R के बराबर, और जो Fp की वैल्यू है इसे मैं क्या कहूंगा, स्मॉल f, यानी कि फोकल लेंथ। और यहां से हमारे पास एक रिलेशन आएगा जो कि होगा R इज इक्वल टू 2f। ठीक है, या फिर इसी को मैं कह सकता हूं F इज इक्वल टू R बाई 2। और ये रिलेशन हम लोगों से प्रूफ करने के लिए कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसे हम लोग ध्यान रखेंगे, R इज इक्वल टू 2f, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो फोकल लेंथ की 2 टाइम्स होती है, या फिर इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की 1/2 होती है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास रिलेशन आया है और ये कभी कभी हम लोगों से प्रूफ करने के लिए भी पूछ लिया जाता है। ठीक, तो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का कुछ इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास रूल है कि अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करनी है मिरर के सामने, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, तो हमारे पास कौन कौन से लॉज हैं, तो आइए देखते हैं जरा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन के लिए, उस पर बात करते हैं। ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और मिरर पर इंसिडेंट करती है, तो इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होकर के वो किस पॉइंट से पास होगी, तो यहां पर बताया जा रहा है कि फोकस से पास होगी। देखिए यहां पर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर में ये लाइट रे जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। देखिए ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और जैसे ही यहां से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस के पॉइंट से पास होगी। ये कंपलसरी है, ये हमारा रूल है। ठीक है, अगर मैं यहां पर कॉन्वेक्स मिरर में देखूं, ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये लाइट रे हमारी क्या जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में, और जैसे ही ये मिरर से इंसिडेंट करेगी वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी, ये तो डेविएट हो जाएगी, क्योंकि हमारा कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, डाइवर्जेंट नेचर का होता है। और अगर मैं इस लाइट रे को पीछे की तरफ ट्रेस आउट करूंगा, तो ये कहां से पास होता हुआ दिखाई देगा, हमें फोकस से पास होता हुआ दिखाई देगा। तो जो इमेज फॉर्मेशन का सबसे पहला रूल कहता है वो ये है कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास होगी। नेक्स्ट लॉ क्या कहता है हमारा, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो पहला हमने ये देखा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर के पास हो रही थी। लेकिन नेक्स्ट दूसरा हमारा लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे फोकस से होकर के पास होती है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहां पर हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है और कोई भी लाइट रे कुछ इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है, फोकस से होकर के पास हो रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, यहां पर देखिए कोई लाइट रे है जो कि हमारी कहां से आती हुई दिखाई दे रही है, फोकस से। अच्छा, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, कोई बात नहीं, गड़बड़ नहीं है। अगर मैं कहूं कि लाइट रे इस डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में अगर लाइट रे आ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्योंकि यहां पर ये डाइवर्जेंट नेचर का है, इसलिए अगर मैं इसको आगे की तरफ ट्रेस आउट करूंगा तो ये फोकस से आती हुई हमको दिखाई देगी। ठीक, तो दूसरा लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे फोकस से होकर के पास होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, ए रे passing through the center of curvature will take the same path
आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास होती है तो वो वे डायरेक्ट उसी डायरेक्शन में चली जाती है। क्यों ऐसा होता है, तो आइए जरा देखते हैं हम लोग। यहां पर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर से के सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी लाइट रे पास हो रही है तो वो रिट्रेस हो जाती है, यानी कि जिस पाथ से आ रही है उसी पाथ पर बाउंस बैक हो जाती है। यहां पर देखिए ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और यहां पर भी अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास हो रही है तो वो वहां से बाउंस बैक हो जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इस स्फेरिकल मिरर का क्या है, सेंटर पॉइंट है। अगर मैं सेंटर पॉइंट से कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूं एपर्चर पर तो वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है और 90 डिग्री के एंगल पर अगर ये लाइट रे इंसिडेंट होगी तो ये बाउंस बैक होगी। जस्ट कुछ उसी तरीके से जब हम किसी भी बॉल को नीचे सरफेस के ऊपर गिराते हैं तो वो डायरेक्टली सीधे हमारे हाथ में बाउंस बैक होकर के आती है। लेकिन कब, जब बॉल और सरफेस के बीच में अगर कांटेक्ट 90 डिग्री का एंगल बने। अगर कोई भी सर्कल है, ठीक है, किसी भी सर्कल के पॉइंट पर अगर मैं कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये जो इसका रेडियस होगा इस पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। यानी कि जो हमारा यहां पर एपर्चर होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली जो लाइट रे होगी वो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से लाइट रे बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में भी। तो थर्ड लॉ एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। मैंने ये कहा कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ से बाउंस बैक हो जाती है। नेक्स्ट लॉ हमारा ये है, फॉर एनी रे इंसिडेंट एट एनी एंगल एट द पोल द रिफ्लेक्टेड रे फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि अगर कोई भी लाइट रे अगर पोल पर इंसिडेंट करती है, अगर कोई भी लाइट रे पोल पर इंसिडेंट करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए यहां पर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और ये इस कॉनकेव मिरर का क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस भी किसी भी मिरर के ऊपर एज ए नॉर्मल बिहेव करता है। यानी कि अगर कोई भी लाइट रे पोल के ऊपर इंसिडेंट करेगी तो यहां पर एक एंगल फॉर्म करेगी जो कि होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी तो यहां पर एक एंगल फॉर्म करेगी जो कि होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमको यह पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है ना। तो यह हमारा लॉ है। यानी कि फोर्थ लॉ यह कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे पोल के ऊपर इंसिडेंट करती है तो वहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में भी कुछ इसी तरीके से है कि कोई भी लाइट रे पोल पर इंसिडेंट कर रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो एंगल फॉर्म कर रही है यानी कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होगा। ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने यहां पर 4 लॉज पढ़े। 4 लॉज में से मैं सबसे पहले वाले की बात करता हूं। सबसे पहला कहा कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास होगी। दूसरा लॉ हम लोगों ने कहा कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड लॉ हम लोगों ने जाना कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बाउंस बैक हो जाएगी। फोर्थ लॉ के बारे में हम लोगों ने जाना कि अगर कोई भी लाइट रे पोल के ऊपर इंसिडेंट करती है तो वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे। ठीक है। इमेज के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि जब दो लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी उसी पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। जैसा कि मैंने कहा कि जब हमारे पास एक कोई कॉनकेव मिरर है और कोई भी लाइट रे, देखिए जैसा कि मैंने सबसे पहले रूल में पढ़ा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि कोई भी लाइट रे फोकस से होकर के पास हो रही है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है तो जिस पॉइंट पर दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगी उसी पॉइंट पर हमारा इमेज फॉर्म होगा। यानी कि मैं इस तरीके से भी कह सकता हूं कि जब दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी इमेज का फॉर्मेशन वहीं पर होगा।
अगला टॉपिक हम लोगों का है कि कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो टोटल इसके कुल 6 केस हैं, हम लोग 1 बाय 1 इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही ध्यान से करिएगा और मैं कहूंगा कि इसे खुद से बना करके प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। अदरवाइज ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। सो आगे चलते हैं। तो देखिए, मैं इससे पहले आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूं, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, क्योंकि हम लोग कॉनकेव मिरर से ही इमेज फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल है, यहां पर हमारा प्रिंसिपल फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर से हमेशा लेफ्ट प्लेस करते हैं, ये हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे लेफ्ट में, यानी कि ये कह सकता हूं इन्फिनिटी पे, ठीक है ना, इन्फिनिटी पे सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करूंगा, इन्फिनिटी पे। फिर थोड़ा सा मैं मिरर की तरफ बढ़ूंगा तो मैं कहूंगा कि बियॉन्ड सी, यानी कि सी के पास जाकर के ऑब्जेक्ट को प्लेस करूंगा, फिर देखूंगा इमेज कहां बन रही है। फिर उसके बाद सेकंड केस बनेगा, थर्ड केस बनेगा कि मैं जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही प्लेस कर दूं तब इमेज कहां फॉर्म होगी। फिर उसके बाद मैं कहूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखता हूं। फिर उसके बाद थोड़ा सा और करीब जब मिरर के पास जाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करेंगे, फोकस पर प्लेस करेंगे और देखेंगे कि इमेज कहां फॉर्म हो रही है। फिर थोड़ा सा और करीब जाएंगे तो ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे फोकस और पोल के बीच में। थोड़ा सा और करीब जाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करेंगे, फोकस और पोल के बीच में। तो देखिए टोटल हमारे पास कितने केस हो गए, एक हो गया इन्फिनिटी, 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 केस होते हैं हमारे कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन के। 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया जाए, इन्फिनिटी पर प्लेस किया जाए। तो आइए देखते हैं जरा कि जब ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी पर प्लेस करता हूं तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, तो यहां पर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और ये है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पर रखा गया है जो कि है ए बी, क्योंकि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो हमको एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि कैसा हमारा ऑब्जेक्ट है, बट यहां से देखते हैं। देखिए, सबसे पहला रूल जो हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर के पास होगी। तो देखिए, क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही है, कहां से आ रही है हमें आइडिया नहीं है, लेकिन हमने ये कहा कि यहां पर लाइट रे जो आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, और पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर जाएगी, वो प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास होगी, ठीक है। अगर मैं यहां से देखूं कि यहां भी एक लाइट रे जो कि पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये अभी हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन के जो रूल देखे थे वहां से मैं ये फॉलो कर रहा हूं। और देखिए, जहां पर ये दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी, इमेज का फॉर्मेशन वहीं पर होगा। तो देखिए, ये भी लाइट रे आ रही थी, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, इस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट की हैं और इमेज का फॉर्मेशन यहीं पर हो रहा है। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स जो हम लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है कि वो कहां पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो देखते जरा पोजीशन ऑफ द इमेज, जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी पोजीशन क्या है, तो देखिए कहां पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। तो एट फोकस, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो हमारा जो इमेज बनेगा वो फोकस पर बनेगा। और अगर मैं साइज की बात करूं कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसकी साइज कैसी है, तो देखिए यहां पर साइज आपको दिखाई दे रही है, ऑब्जेक्ट तो हमारा यहां पर रखा हुआ है, लेकिन अगर मैं यहां पर साइज की बात करूं इमेज की, तो ये कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट इन साइज, ठीक है। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो पॉइंट साइज बनेगी और बहुत ही छोटी, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड होगी। अच्छा, अगर बात करते हैं नेचर ऑफ द इमेज की, तो इमेज का नेचर कैसा होगा, तो यहां पर इमेज का नेचर होगा इन्वर्टेड एंड रियल। कैसा नेचर होगा, इन्वर्टेड एंड रियल होगा। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूं कि यहां पर जो नेचर हम लोगों से पूछा जाता है, इन्वर्टेड होता है, इरेक्ट होता है, रियल होता है और वर्चुअल होता है। तो थोड़ा सा यहां पर एक चीज देख लेते हैं कि अगर मान लिया मैंने कोई भी मिरर है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर इमेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में बन रही है, तो यहां पर जो हमारी इमेज होगी वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी। और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रही है, तो ये कैसी होगी, इनवर्टेड होगी।
ठीक है ना, इनवर्टेड होगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये मिरर के केस में और लेंस के केस में थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। मिरर के केस में अगर हमारी इमेज मिरर के लेफ्ट साइड में बन रही है तो उसका नेचर होगा रियल, लेकिन अगर राइट साइड में बन रही है तो उसका नेचर होगा वर्चुअल। ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन यही चीज हमारी लेंस के केस में अपोजिट हो जाएगी। देखिए, अगर मैं किसी भी लेंस की बात करूंगा तो अगर हमारी इमेज इधर बनेगी तो उसे मैं कहूंगा रियल, और अगर लेफ्ट डायरेक्शन में बनेगी तो उसे कहूंगा वर्चुअल। ठीक है, तो इसे एकदम ध्यान रखना है कि मिरर के केस में अगर लेफ्ट डायरेक्शन में अगर हमारी इमेज फॉर्म होती है तो उसे मैं रियल कहूंगा, और अगर राइट डायरेक्शन में बनती है तो वर्चुअल, अगर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में तो इरेक्ट, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इनवर्टेड। ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट केस था। जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करते हैं, इन्फिनिटी पर प्लेस करते हैं, तो इमेज हमारी फोकस पर बनती है, हाईली डिमिनिश्ड बनती है, इनवर्टेड और रियल बनती है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैंने कहा था थोड़ा थोड़ा और करीब लाते जाएंगे मिरर के। तो अब मैं ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस कर रहा हूं, बियॉन्ड सी। देखिए, पहले इन्फिनिटी पर रखा था, फिर अब सी के पास ला करके, सी पर नहीं रखेंगे, सी के पास कहीं पर रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इमेज को ये देखते हैं कि ये हमारा है कॉन्केव मिरर, ये हमारा फोकस पॉइंट, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट जो कि बियॉन्ड सी है। अब देखिए, जब ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रे होगी तो सबसे पहला रूल हमने क्या कहा था, हमने कहा था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे अगर जाती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहां से पास होगी, फिर प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। अब अगर मैं यहां पर दूसरा रूल देखूं तो कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पॉइंट से ही बाउंस बैक भी हो जाएगी। ठीक है, और जिस पॉइंट पर ये दोनों रिफ्लेक्टर रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर हमारा इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, देखिए थर्ड वाला लॉ भी हम लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो देखिए, ये भी कहां पर इंटरसेक्ट करती, ये भी उसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती जिस पॉइंट पर इमेज फॉर्म हो रही है, और जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर हमारा इमेज फॉर्म होगा। तो देखिए, ए वाला पॉइंट यहां पर है, यहां पर ए डैश है, बी है, बी डैश है, यानी कि जो हमारी इमेज बनी हो कैसी है, इन्वर्टेड है। ठीक है ना, कैसी है, इन्वर्टेड है। और दूसरी बात, मिरर के लेफ्ट साइड में है तो कैसी है, रियल भी है। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी, यानी कि सी के पास में कहीं रखा हुआ है। पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन एफ एंड सी, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो इमेज फॉर्म हुई है वो कहां पर है, देखिए सी और एफ के बीच में कहीं पर है, सी और एफ के बीच में कहीं पर है। अगर हम साइज की बात करते हैं तो साइज ऑफ द इमेज जो होगा वो होगा डिमिनिश्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज हमारी छोटी बनी है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी बनी है। देखिए, यहां से देखने पर भी लग रहा है हमको ये हमारी ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज है। ठीक है, अगर हम नेचर ऑफ द इमेज के बारे में बात करें तो ये है इन्वर्टेड एंड रियल। तो अभी देखिए, मैंने बताया था ना, ये इन्वर्टेड है यानी कि उल्टी है, और मिरर के लेफ्ट साइड में है तो रियल है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जब हम ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, तो देखिए आइए देखते हैं। यहां पर हमारे पास कॉन्केव मिरर, और जो इंसिडेंट लाइट है वो अगर मैंने कहा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। अगर दूसरी लाइट रे मैं कहां से पास करा दूं, प्रिंसिपल फोकस से पास करा दूं, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखिए, पहली लाइट रे कहां आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। दूसरी लाइट रे अगर प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है, लेकिन इन दोनों केस में जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं एक दूसरे से इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर कर रही हैं, कुछ इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाई करता है। ठीक है ना, तो कहां पर लाई करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। और देखिए, यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, यहां पर जो बनने वाली इमेज है ए डैश बी डैश, ये लगभग हमको सेम साइज की भी दिख रही है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो
सी पर है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। और अगर पोजीशन ऑफ द इमेज की बात करें तो पोजीशन भी इमेज की कहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी है। लेकिन यहां पर अगर नेचर की बात करेंगे, चलिए खैर उससे पहले हम लोग साइज के बारे में बात करते हैं। तो जो इमेज की साइज है वो कैसी है, सेम साइज की है, यानी कि जितनी हाइट हमारे ऑब्जेक्ट की है उतनी ही हाइट हमारे इमेज की भी है। और अगर नेचर की बात करें तो नेचर क्या है, इन्वर्टेड एंड रियल। तो देखिए मिरर के लेफ्ट साइड में ही बन रहा है तो रियल है, लेकिन यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए इमेज का नेचर इन्वर्टेड है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करें, बिटवीन सी एंड एफ। जब हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में प्लेस करते हैं तो देखिए हमारी इमेज कैसी बनती है। यहां पर सबसे पहले हमने कॉन्केव मिरर लिया और ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में प्लेस किया, ए बी कुछ इस तरीके से। तो जो सबसे पहली लाइट रे हम लोग कंसीडर करेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और पैरेलल से रिफ्लेक्ट होने के बाद, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास होगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास हो रही है। दूसरी लाइट रे अगर मैंने प्रिंसिपल फोकस से पास कराई तो प्रिंसिपल फोकस से पास होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और जिस पॉइंट पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर हमारा इमेज फॉर्म होगा। तो देखिए यहां पर अगर हम लोग पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो बिटवीन सी एंड एफ है, यानी कि बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है। पोजीशन ऑफ द इमेज, अगर इमेज की पोजीशन की बात की जाए तो ये देखिए यहां पर हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास में थोड़ा सा बनना है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ये बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बियॉन्ड द सी है इमेज की पोजीशन। अब अगर साइज की बात करते हैं तो जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी है। ठीक है ना, देखिए यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट और ये है हमारा इमेज, यानी कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हमारी इमेज इन लार्ज है, बड़ी है। ठीक है, अगर हम नेचर की बात करते हैं तो नेचर में सेम एज इट इज कि हमारे मिरर के लेफ्ट डायरेक्शन में है इसलिए ये रियल होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए ये इन्वर्टेड होगा। तो अगर नेचर की बात करें तो इसका नेचर इन्वर्टेड एंड रियल होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा हम और आगे की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट केस है हमारे पास कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करते हैं, एट एफ, यानी कि अब मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पर प्लेस करूंगा और देखते हैं कि वहां से इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है। देखिए मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया कहां पर, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। तो एक लाइट रे किधर जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहां से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। अब जो कि दूसरी लाइट रे हम फोकस से तो पास नहीं करा सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर रखा हुआ है, वो प्रिंसिपल फोकस पर ही रखा हुआ है। तो थर्ड वाले लॉ की अगर बात करें जो कि ये कहता था कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास होती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बाउंस बैक भी हो जाती है, यानी कि उसी पाथ से वापस भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो जो रिफ्लेक्ट होने वाली दोनों लाइट रेज हैं ये क्या एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं? तो ऐसा हम लोगों को लग नहीं रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट होंगी। ये दोनों कैसी लग रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल लग रही हैं। कैसी, पैरेलल लग रही हैं एक दूसरे के, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही हैं। लेकिन अब चूंकि हमें इमेज तो फॉर्म करनी ही है तो हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि ये इंफिनिटी में जाकर के कहीं पर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी और वहां पर इमेज का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, तो आइए जरा इनकी बात करते हैं। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट एफ, यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम फोकस पर प्लेस करते हैं तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, एट इंफिनिटी। ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर हमें इमेज इंफिनिटी पर प्लेस बनानी है, अगर हमें इमेज इंफिनिटी पर बनानी है तो हमें ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस करना होगा, फोकस पर प्लेस करना होगा। और अगर साइज की बात की जाए, क्योंकि साइज इसकी कैसी होगी, देखिए यहां पर तो ऐसा दिख नहीं रहा है कि यहां मिल रहे हैं, इंफिनिटी पे मिल रहे हैं, और इसकी जो साइज होगी वो हाईली इनलार्ज होगी, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में मेनी टाइम्स इनलार्ज होगी, बहुत ज्यादा बड़ी होगी। और अगर हम नेचर की बात करें इमेज की, तो नेचर तो देखिए मिरर के लेफ्ट साइड में, इसलिए ये है रियल। और अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इन्वर्टेड भी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं लास्ट केस की तरफ, जो कि हमारा कॉन्केव मिरर से बनने वाले इमेज का सबसे लास्ट केस है। और अब मैं ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करूंगा, बिटवीन एफ एंड पी। जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में प्लेस करेंगे तो आइए देखते हैं कि हमारा इमेज कैसा
फॉर्म होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। देखिए यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है और जो सबसे पहली लाइट रे होगी, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास हो रही है, फोकस से पास होगी। ठीक है ना, ये अकॉर्डिंग टू इमेज फॉर्मेशन रूल। एंड सेकेंड लाइट रे, अब मैं फोकस से तो पास नहीं करा सकता, तो मुझे फिर से वही रूल यूज करना होगा। कौन सा, कि अगर मैं कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराता हूं तो वो बाउंस बैक हो जाएगी, यानी कि रिट्रेस हो जाएगी कुछ इस तरीके से, जिस पाथ से आएगी उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों लाइट रे कुछ इस डायरेक्शन में, यानी कि एक दूसरे से दिखाई दे रही होंगी। यानी कि अगर मैं पैरेलल वाले की बात करता तो इन्फिनिटी पे ऐसा हमने कंसीडर कर लिया कि यहां जाकर के हो सकता है कि एक दूसरे से इंटरसेक्ट करें और इमेज का फॉर्मेशन करें। लेकिन इस केस में तो हम 100% श्योर कह सकते हैं कि ये दोनों लाइट रे एक दूसरे से आगे इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो फिर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों लाइट रेज को अगर मैं पीछे की तरफ रिट्रेस करता हूं कुछ इस तरीके से, तो मैंने देखा कि ये दोनों लाइट रे एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं हमारा इमेज का फॉर्मेशन भी उसी पॉइंट पर होगा। देखिए ये जो हमारा 6 नंबर का केस है सबसे इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में भी हमसे सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। क्यों, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की। तो पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बिटवीन एफ एंड पी। पोजीशन ऑफ द इमेज की बात करें तो बिहाइंड द मिरर। देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सबसे अलग है। हमेशा हमने अभी तक देखा 500 केस में कि जो हमारा इमेज फॉर्म हो रहा था वो मिरर के लेफ्ट साइड में हो रहा था, ठीक है, फ्रंट ऑफ द मिरर हो रहा था। लेकिन इस केस में हमारा जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो बिहाइंड द मिरर हो रहा है, यानी कि राइट साइड में हो रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया इसके सबसे डिफरेंट होने का। दूसरा अगर देखा जाए कि साइज ऑफ द इमेज की बात की जाए तो ये यूजुअली हमको ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इनलार्ज दिख रही है, तो यानी कि जो इमेज होगी वो इनलार्ज होगी। सेकंड डिफरेंस पॉइंट है वो है नेचर ऑफ द इमेज। देखिए इसका नेचर जो है वो सबसे पहली बात की इरेक्ट है। अभी तक हमने कॉनकेव मिरर से बनने वाले जितने भी इमेज देखे उसमें हर एक इमेज कैसी बन रही थी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रही थी, यानी कि इन्वर्टेड इमेज बन रही थी। लेकिन यहां पर हमारी इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में बन रही है, सीधी बन रही है। तो ये सबसे पहला एक डिफरेंट पॉइंट हो गया। दूसरी बात कि यहां पर इमेज जो बन रही है ये वर्चुअल बन रही है। क्यों, क्योंकि ये मिरर के राइट साइड में बन रही है और ये इमेज कैसी है, वर्चुअल है। और अभी तक हमने पांचों केस में देखा था कि जो हमारी इमेज बन रही थी वो कैसी बन रही थी, रियल बन रही थी। लेकिन इस केस में कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। देखिए ये हमारे पास एक समरी चार्ट है जिसको हम लोग क्या करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं एग्जाम से पहले या एग्जाम में, लेकिन ये टेबल हमसे भूल जाती है। हम अक्सर करके इस टेबल को भूल जाते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आप इन सभी केसेस को खुद से कॉपी कलम ले लीजिए और खुद से बनाने की प्रैक्टिस करिए। अगर आपने एक बार खुद से बना लिया और एक बार प्रैक्टिस कर लिया तो आई एम श्योर कि वो आपसे कभी नहीं भूलेगा। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं कि कॉनकेव मिरर के कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, तो ये भी हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन क्या क्या है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले है सेविंग मिरर, टॉर्च लाइट। देखिए टॉर्च लाइट में भी हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। देखिए एक कटोरी की तरह एक सिल्वर पॉलिश्ड सरफेस होती है जो कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करती है। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग नेचर का होता है। इससे मिलने वाली जितनी भी लाइट रे होगी ये उन सभी लाइट रे को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है व्हीकल हेडलाइट्स। तो देखिए जैसा अभी हम लोगों ने टॉर्च में देखा कुछ इसी तरीके से व्हीकल हेडलाइट्स में भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डेंटल मिरर है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप भी, सोलर फर्नेसेस सच एज सोलर कुकर। तो देखिए सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे पास यहां पर है कि सोलर फर्नेसेस का। देखिए कुछ एक ये छतरी दिख रही है आपको, छतरी जैसे हम लोगों के घरों पे डिश टीवी लगी हुई होती है ना, कुछ उस तरीके की छतरी है। और यहां पर हमने क्या किया, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा दिया। अब चूंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या करती है, हमको पता है कॉनकेव मिरर की तरह अगर बिहेव करेगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो कॉनकेव मिरर तो इस पे जितनी भी लाइट सनलाइट इंसिडेंट करेगी वो सभी को क्या कर देगा, सेंट्रलाइज कर देगा, कन्वर्ज कर देगा एक ही जगह पर। और उसी जगह पर हमने यहां पर रख दिया क्या, एक कुकर रख दिया, सोलर कुकर रख दिया। तो जितनी लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करेगी वो सारी की सारी लाइट को एक ही जगह पर कलेक्ट कर देगा, जिससे कि हीट जनरेट होगी और उस हीट से इसमें बनेगा खाना, और खाएगा कौन, आप।
आज का सेशन हम लोगों का यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।